क्या मैसेज था 24 के चुनाव का? कि जनता शासक है, ना तो प्रभु राम डिसाइड करेंगे, हाँ। प्रभु राम भी डिसाइड नहीं करेंगे हाँ। कि राजा कौन बनेगा। जनता, वी द पीपल ऑफ, जो प्रियम्बल में लिखा है वो जनता ही डिसाइड करेगी। कितना बैलेंस मतदान किया, जहां जिसको जीतना था जिताया, जहां उसको अपनी नाराजगी व्यक्त करनी थी वहां की। तो मुझे देख के ऐसा लगता है कि नहीं यार, जनता ऐसी भी नहीं है, समझदार बहुत है। समझदार। हाँ, ऐसा नहीं है कि नहीं वो कुछ मतलब संतुलन वापस ला दिया देश के लोकतंत्र में, ये कहना सही होगा? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब अच्छा नतीजा रहा, ये कह सकते हैं। अब आप पार्लियामेंट में देखो, सारे सूबेदार कैसे तलवार निकाल के खड़े हो गए हैं एकदम से कि भाई जाति कैसे पूछ ली। हाँ। जाति कैसे पूछ ली इन्होंने, जाति कैसे पूछ ली। तो अब जब, और वैसे भी डेमोक्रेसी में विपक्ष का ताकतवर होना बहुत अच्छा होता है। तो अब सही है, एकदम संतुलित चीजें चल रही हैं। अब आप कह रहे हैं वो जाति कैसे पूछ ली वाली बात, उसमें अब जाति गणना का आप मुद्दा उठाएंगे और उसको इतना बड़ा मुद्दा बनाएंगे और अचानक 2023-24 में बनाएंगे। उससे पहले कांग्रेस ने कहा कि मुद्दा बनाया जातिगत का, जात पर ना पात पर उनका नारा था। तो ऐसे में बीजेपी वाले तो सवाल यही पूछते हैं ना कि भाई आपकी जाति का पता नहीं है, आप गणना की बात कर रहे हैं। जब प्रधानमंत्री की जाति पर सवाल उठ सकता है, वो कहते हैं मैं ओबीसी हूं, विपक्षी कहते हैं कोई ओबीसी नहीं हो, आप सीएम थे तब आपने अपनी जाति को ओबीसी की लिस्ट में डाला था। मैं ये कह रहा हूं कि नेताओं की जाति भी बहस का मुद्दा तो बनी गई है ना। बिल्कुल बन गई। एक्चुअली हमारी डेमोक्रेसी जो है ना, कंडीशनल डेमोक्रेसी है। हम जब किसी चीज की जरूरत पड़ती है, जैसे अभी इलेक्शन आ गया तो फिर इलेक्शन आ जाएगा तो सरकार रिलैक्समेंट देना शुरू कर देगी। अभी चारों तरफ हरियाणा के बोर्ड लगे हुए हैं, हम हरियाणा वालों को 24 घंटे बिजली मिलती, इलेक्शन आ रहा है। तो हमारे यहाँ क्या होता है ना, कंडीशनल मुद्दे उठते हैं, कंडीशनल, तात्कालिक फायदे को देखकर, लॉन्ग टर्म फायदे को देखकर। वो पॉलिटिकल पार्टियों की मजबूरी भी है, क्योंकि हम तो एक बात जानते हैं, अमेरिका की जनता ने 1940 के आसपास अपनी सरकार से कहा कि हमें एनर्जी, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी चाहिए। तो सरकार ने कहा ठीक है भाई, आपको अगर ये 4 चीज चाहिए तो हम आपको दे रहे हैं। और 1991 तक वो सुपर पावर बन गए। तो इस देश की जनता को भी मंदिर, मस्जिद, बुरका से बाहर निकलकर इन सब चीजों की मांग करनी पड़ेगी। तो सरकार फिर फुलफिल करेगी, वो बिल्कुल करेगी, क्यों नहीं करेगी। कौन ले गया देश को ये मंदिर, मस्जिद, बुरका की तरफ? एक्चुअली ये पुराना है या 14 के बाद ही हुआ है? नहीं, पुराना है। 14 के बाद कहना तो नाइंसाफी है। जो है ये पुराना मुद्दा था, पर हर आदमी अपने ढंग से खेलता था। 14 के बाद एग्रेसिव हो गया मुद्दा। पहले भी चलता था, लेकिन 14 के बाद जैसे होता ना कि चीजें खुलकर एकदम आ गई कि हाँ भाई अब कैंसर के सेल्स बेकाबू हो गए, 4th स्टेज में आ गए। तो वो वाला दौर पर जैसे नेम प्लेट लगाना पड़ेगा कांवड़ियों के रास्ते में। आपने सुना, आपको कैसा लगा ये? नहीं, दोनों पार्टियां कह रही थी भाई। पक्ष कह रहा था कि कांवड़िया बेचारे वो नहीं खाते, लहसुन प्याज नहीं खाते, तो उन्हें हिंदू होटल पे ही खाना चाहिए। उन लोगों ने कहा कि भाई नेम प्लेट लगाएंगे तो ये तो पूरी तरह से डिस्क्रिमिनेशन है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा मन है कि ठीक है, आदमी की चॉइस है। बाहर जो लोग यात्रा पे जाते, जैसे हमारे माता पिता यात्रा पे गए, तीर्थ यात्रा पे सत्तू बांध के ले गए। पहले लोग ऐसे ही तीर्थ यात्रा पे जाते थे। और फिर जहां तक कांवड़ियों का सवाल है, मैंने जो देखा है, हर रास्ते में खाने पीने की सबकी व्यवस्था है। लोग व्यवस्था कराते हैं। भाई आप करोल बाग से बाहर निकलो तो मेरे ख्याल से 5-5 किलोमीटर पे पंडाल लगे हुए हैं। खाने के पंडाल हैं, पानी के पंडाल हैं, रेस्ट करने के पंडाल हैं। तो इतना नहीं होना चाहिए। और जातिगत गणना होनी चाहिए फिर, जिसकी विपक्ष मांग कर रहा है। ठीक है, अगर वो चाहते हैं कि जातिगत गणना होनी चाहिए तो बिल्कुल होनी चाहिए। और अगर वो चाहते हैं कि, वो कह रहे हैं कि भाई मैं चाहता हूं कि जातिगत जो भी लोग अभी भी धारा में पिछड़े रह गए हैं उनको मुख्य धारा में लाया जाए, तो सरकार का काम ही है विपक्ष की बात को सुनना और को तर्क संगत रूप से उसे इम्प्लीमेंट। पर इसमें दम लगता है आपको कि भाई हमें पता होना चाहिए हमारे देश में किस जाति की कितनी संख्या है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। बिल्कुल सही बात है, लेकिन इससे फिर एक बार सामाजिक विखंडन का भी भय पैदा हो जाएगा। वो पैदा हो ही जाएगा। जैसे आजकल मैं देखता हूं कि लोगों को, आप एक बड़ी छोटी सी बात देखो, आप कोई ट्वीट इंडिया के खिलाफ करो। इंडिया मतलब हिंदुस्तान या गठबंधन? नहीं मैं देश की बात कर रहा हूँ, भारत देश की बात। आप इस देश के खिलाफ कोई ट्वीट करो, शायद ही कोई आपको कुछ बोलेगा। लेकिन आप ब्राह्मण के खिलाफ करो, ब्राह्मण ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगा। आप क्षत्रिय के खिलाफ करो, क्षत्रिय ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगा। आप हिंदू के खिलाफ करो, हिंदू। तो ये जो भावनाएं स्ट्रांग हो रही हैं, इसमें डर ये है कि कहीं देश ना खो जाए। क्योंकि जब सब पर्सनली स्ट्रांग होने की कोशिश करेंगे तो हमारे दुश्मन
इस चीज का फायदा उठाने की कोशिश अभी इधर करेंगे। अखिलेश जी ने भी तो यही किया, पीडीए बनाया पर चल गया चुनाव में, आप देख लीजिए 37 सीट ले गए, सबसे बड़ी पार्टी बन गए वो। पीडीए चलने से ज्यादा चला इन लोग की सरलता। जो काम, जैसे मैंने जहां तक सरकार पक्ष के लोगों को चुनाव लड़ते हुए देखा, तो मैंने देखा कि कुछ ज्यादा ही बोल रहे थे सब, नहीं बोलना चाहिए था। आदमी को जितना वो बड़ा होता जाता है, मतलब मैं ऐसा मैं सोचता हूँ, शायद आप भी सोचते होंगे कि आदमी जितना बड़ा होना जाता है उतनी उसे सरलता की आशा की जाती है। अब अगर नेता ये कहे कि अगर भारत की जनता चाहेगी तो हम 350 सीट पाएंगे, हाँ। और अगर मैं ये कहूं कि मैं तो 400 पाऊंगा ही पाऊंगा, दोनों में बहुत फर्क हो जाता है। तो ये जो दोनों लीडर थे, अखिलेश यादव और राहुल गांधी, इन लोगों ने बड़ी मैच्योरिटी की परिचय। जैसे भी राहुल गांधी ने कहा नहीं कि भाई स्मृति ईरानी जी को कोई टारगेट ना करे, कितनी अच्छी बात कही। राजनीति और व्यक्तिगत जीवन दोनों अलग अलग बातें हैं। तो एक विपक्ष के लीडर का बाहर निकलकर ये कहना, ये दर्शाता है कि उनकी मैच्योरिटी बढ़ रही है। यानी अहंकार लोगों को पसंद नहीं है। इस चुनाव का ये संदेश ये भी है। बिल्कुल।